अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा बेटा, आज इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो वर्बल की एक फ़ाइल है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेरा इरादा है कि आज आपको वो सॉल्व कराऊँ मैं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है? अभी यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा सर से। बेटा बैठे, क्यों खड़े हैं? बैठ जाए, शाबाश। इसको भी रख दो, प्रयास बैठ। कोशिश करते हैं हम भी, ठीक है? तो बेटा क्वेश्चन अगर तो रात वाले टेस्ट या उससे पिछले टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लोग पूछिए। पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर 1/3 of 10% of 90 अच्छा, इतना मुश्किल सवाल। और कोई क्वेश्चन? 1/3 of 90%, क्या लिखा है? 1/3 of 10% of 90। ये अकेले सोचा है सवाल या वो साथ वाले जो आपके थे उनको भी साथ मिलाया आपने सोचने में? नहीं, ये भी है। ये साथ पढ़ो, ये इधर इधर, ये छोटे वाला छोटे। जी बेटा, वर्बल 147 का मतलब ये है कि जो 147 PMA का टेस्ट हुआ था ना, इसको दूंगा, ठीक है? उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसकी मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, और वो फाइल यूँ समझें कि जितने भी बच्चे अभी तक टेस्ट दे के आए हैं उनका यही फीडबैक है कि सर क्वेश्चन इसी के रिलेटेड होते हैं या फिर यही होते हैं। मतलब वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर देगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये सेम है ना, ठीक है? तो हमें बस कॉन्सेप्ट सीखना है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है और इस तरह किस तरह से सॉल्व करना है। फिर इंशाल्लाह जब आप रोज़ाना टेस्ट तो दे रहे हैं ना, सब दे रहे हैं? माशाल्लाह, नंबर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आते हैं कुछ लोगों के, ठीक है? नज़र ना लगाए अल्लाह, लेकिन खैर जो भी है प्रैक्टिस करें आप, ठीक है? इंशाल्लाह अभी टेस्ट बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे रोज़ बरोज़ हमारा मतलब अभी तो एक एक कंसेप्ट हो रहे हैं, फिर दो दो कंसेप्ट मिल जाएंगे, फिर तीन तीन, फिर हाफ हाफ, और फिर फुल के तो मैं तकरीबन आपसे 10-15 टेस्ट लेता होता हूँ। इन लोगों ने काफ़ी टेस्ट दिए हैं फुल के, वर्बल नॉन वर्बल इकट्ठे के, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ में टाइमर भी उसमें लगा दूंगा। शुरू में लगाया था, वो बच्चों का असल में सिग्नल का इशू होता है। जो बच्चे दूर दराज के एरियाज में है ना, उनकी सिग्नल की वजह से टाइमर वाला टेस्ट ओपन नहीं होता, तो इस वजह से ना वो बहुत कहते हैं कि सर टाइम के बगैर, तो फिर मुझे 2 टेस्ट बनाने पड़ते हैं, एक टाइम के साथ और एक टाइम के बगैर। अब फिर उसमें भी 3 घंटे एक पे लगाओ, 3 घंटे दूसरे पे लगाओ, तो फिर टाइम को भी देखना पड़ता है। खैर, क्वेश्चन बोलो, आप बोल लोगे या इसको दे दूंगा? जैसे आप कहें, बोलो। अच्छा, पहला बोलो सर। हाँ, पहले एक एक क्वेश्चन बोलना है, बेशक आते हैं नहीं आते, मैंने इधर समझाने हैं सारे, ताकि रिकॉर्ड हो जाए। If 28th day of a month is Sunday, जी जी, then the second day will be। अच्छा, इतना मुश्किल क्वेश्चन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है कि मंथ का 28th डे जो है ना, वो हमारे पास संडे है। बताएं सेकंड डे को क्या दिन होगा, ठीक है? बेटा आवाज़ ना आए, यकीन करें, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, वहाँ पे लेक्चर देते हुए ना, एक बात करने के बाद तकरीबन 4 मरतबा उनको ये कहना पड़ता है बच्चे आवाज़ ना आए। और इस एकेडमी की खूबी ये है कि यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे आज तक ये नहीं कहना पड़ा कि बेटे आवाज़ ना आए। कभी कभार को ये तीसरा चांस है मेरी लाइफ में, यहाँ पे मुझे 1.5 साल के अरसे में, कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि चुप कर, वरना मुझे कहना नहीं पड़ता कि चुप कर। सारे बच्चे चुप करके बैठे होते हैं और मैच्योर होते हैं। तो ये ना कहें कि मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ दूँ, बार बार कहूँ चुप हो जाए, मुझे कहना ना पड़े, ठीक है? अच्छा बेटा, वो कह रहा है 28th डे ऑफ द मंथ इज संडे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इन क्वेश्चन को नहीं सही तरह से समझा, नहीं सही तरह से सॉल्व। अच्छा बेटा, क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, 28th डे ऑफ द मंथ इज संडे, सेकंड डे विल बी। अब कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। हमारे पास 28 तारीख को संडे है, हमने बताना है कि 2 तारीख को क्या दिन होगा।
गिनने में टाइम वेस्ट करने की बजाय हम क्या करेंगे, 28 में से 7 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 21। हमें पता चल गया कि 21 को भी हमारे पास कौन सा दिन बन रहा है, संडे। अगर 21 को संडे है तो हम उसमें से अगेन 7 को माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14। हमें पता चल गया कि 14 को भी कौन सा दिन है जी, संडे। अच्छा, 14 में से अगेन 7 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 7। 7 को भी हमारे पास कौन सा डे है जी, संडे। अब यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि 7 के बाद पीछे ये गिनना पड़ता है, वो 7 में से 7 निकालें तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बात को बेटा समझे, 7 में से आपने 7 को करना है माइनस और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0। हम ये कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, कंसीडर कर लेते हैं कि 0 तारीख को भी हमारे पास संडे था, ठीक है। अगर 0 तारीख को संडे है तो 1 को मेरे पास क्या होगा, मंडे, और 2 को क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना जी, ट्यूसडे, ठीक है। बजाय गिनने के आप एक एक दिन गिन के टाइम वेस्ट करें, उसके बजाय ये जल्दी जल्दी आपको पहली दफा मुश्किल लगेगा, ठीक है ना। अब ये तो 7 का टेबल ही चल रहा है ना, 21 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 7 है, 7 में से 0 है, 0 को हमारे पास संडे है, 1 को क्या है, मंडे है, सेकंड को ट्यूसडे। ये 10 सेकंड में क्वेश्चन, हालांकि हमारे पास 20 सेकंड का टाइम होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी इस तरह नहीं कर सकते, 2 में 7 प्लस करें, फिर प्लस करें, फिर प्लस करें, इस तरह नहीं, ये तो ऊपर नीचे से ऊपर जाने के लिए। अगर वो ये कहे कि सेकंड को हमारे पास ट्यूसडे है, अच्छा। बताएं 28 को क्या दिन है, फिर ऊपर जाएंगे। अगर उसने उलट पूछा है तो माइनस करेंगे, अभी प्लस वाले भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। If yesterday was Sunday, then the day after tomorrow will be। जी बेटा, वो कह रहा है अगर यस्टरडे हमारे पास संडे था, ठीक है, तो डे आफ्टर टुमारो will be। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यस्टरडे वाज संडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। बेटा क्वेश्चन का तरीका आपको ऑलरेडी पता है इन क्वेश्चन का, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेजेंट डे फाइंड आउट करना है कि आज कौन सा दिन है। बेटा कितनी मुश्किल बात है कि अगर यस्टरडे को संडे था तो आज का दिन फाइंड आउट करना कितनी बड़ी अजाब की बात है, क्या ख्याल है। अगर यस्टरडे संडे है तो आज मंडे होगा, लाजमी सी बात है। प्रेजेंट डे मुश्किल करना कौन सी है। अच्छा, हमें पता चल गया कि आज हमारे पास कौन सा दिन है, मंडे। अब वो कह रहा है कि डे आफ्टर टुमारो। टुमारो कितनी मुश्किल बात आ गई, टुमारो किसको कहते हैं जी, ये तो कोई फिलॉसफी आ गई बीच में, ठीक है। टुमारो बेटा आने वाला कल, और उससे अगला दिन हम मतलब परसों का बताना है हमने, टुमारो के और मारो, ठीक है। अब अगर हमारे पास आज मंडे है तो उससे अगला दिन क्या कौन सा होगा जी, ट्यूसडे होगा, और उससे अगला दिन हमारे पास क्या बन जाएगा जी, वेडनेसडे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, वेडनेसडे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट डे फाइंड आउट करें, ठीक है। प्रेजेंट डे के बाद जो वो क्वेश्चन के आगे तरतीब दे रहा है, वो 2 डेज आफ्टर टुमारो भी कह सकता है, 3 डेज, वो एक संडे वाला जो है, संडे डाउन 3 डेज आफ्टर यस्टरडे, वो आपको बड़ा कंफ्यूज सर ये बड़ा घुमाता है, मजे का है ये क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाए तो, वरना ना समझ में आया तो आंसर तो इसका मंडे है ही से, ठीक है ना। सर जो कल आपने क्वेश्चन दिया था उसका ट्यूसडे, क्या था उसका ट्यूसडे आंसर, और वो चेंज हो गया था, मार्क्स आपको मिल गए थे जब मैंने रिजल्ट बनाया था। आपने देखे नहीं, आपके सबके 10-10 नंबर बढ़े हुए थे, नहीं चेक कर रिजल्ट नहीं आया था, 2 दिन से सर रिजल्ट याद करवा दिया करो, बनाता हूँ मैं, फिर आप हम तो देख लेते हैं। करने सर वो स्कोर उधर ही फाइंड आउट हो जाता है ना, लेकिन वहाँ पे ना की बनाते हुए मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन वही था, उसकी की मैंने पहले ट्यूसडे सिलेक्ट की हुई थी, फिर मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, मैं 3 डेज के बजाय ना 2 डेज कर दिया, फिर उसका आंसर तो होना था मंडे, लेकिन मैंने की से आंसर मंडे को ही ना ठीक किया। बाद में जब आप लोगों ने टेस्ट सबमिट किया तो 1-2 बच्चों ने मुझे बोला सर इसका आंसर मंडे है, तो फिर मैंने वो चेंज किया तो सबके 10-10 नंबर प्लस हो गए जब मैंने रिजल्ट शीट बनाई। सर मेरा एक ही फिर गलत, ठीक है ना, तो वो रिजल्ट शीट मैंने आपके ग्रुप में शायद सेंड नहीं की थी। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर इफ 4th day of month is Friday, अच्छा 4th day of month is Friday, then on 19th day, 19th, बेटा ये 2-3 दफा क्वेश्चन आता है, ठीक है, 19 डे। अब बेटा सर इस तरह के ना 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 4th और 19th वाले। बेटा इसके एक जुगाड़ बता दूं, अगर 4th और 19th का कंपेयर आए ना, तो जो 4 को डे होगा ना, उससे अगला दिन 19 को, ये एक जुगाड़ है टाइम बचाने का। ये 3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, 3 4 और 19 आए, हाँ 4 और 19 का कंपेयर अगर आए ना, ठीक है, तो जो 4 को डे है ना, उससे एक दिन बढ़ा के आपने सिलेक्ट कर देना अपना टाइम बचाने के। अब देखिए जरा
4 को हमारे पास फ्राइडे है, 4 + 7 इज इक्वल टू 11। हमें पता चल गया कि 11 को भी फ्राइडे है, ठीक है। अगर 11 को फ्राइडे है, उसमें अगेन हम 7 को प्लस करते हैं, हमारे पास 18 आ गया। 18 को भी क्या है, फ्राइडे है। और अगर 18 को फ्राइडे है तो 19 को क्या होगा, सैटरडे। अब जुगाड़ आ गया ना कि अगर 4 और 19 का कंपेयर आए तो आपने क्या करना है मेरा पुत्र, एक दिन आगे बढ़ा दे। यही सवाल अगर वो उल्टा कर दे, अगर सैटरडे नाइट उल्टा कर दे तो फिर उधर भी यही होगा, सेम पीछे जाएगा ना। हाँ तो पीछे फिर भी इसी तरह ही करना है आपने, उधर से फिर वो इधर से इस तरह देगा ना, मतलब ये वाला दिन आपको देगा और उधर वाला फाइंड करना पड़ेगा, फिर भी एक दिन पीछे आ जाना। टफ क्वेश्चन है सर। अच्छा बेटा टफ है ये, नहीं सर, इसको टफ लग रही है, टफ आ गया सर इसके। इसकी लाइफ ही टफ हो गई है। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है सर, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 is 1/3 ऑफ, 10% बेटा आवाज नहीं, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 10% ऑफ 90 इज। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करें राइट टू लेफ्ट मूव करें। क्या करें, राइट टू लेफ्ट मूव करें। और बेटा इसके दो पार्ट्स बना लें, ठीक है। अब ये राइट, ये लेफ्ट, और इसके ना दो पार्ट्स हमने ये बनाने हैं। पहला पार्ट हमने क्या करना है, 10% ऑफ 90 फाइंड आउट करना, ठीक है। अच्छा 10% ऑफ 90 फाइंड आउट करने के बाद उसका जो आंसर आए उसका हमने 1/3 निकाल लेना। यस सर। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, 90 का 10%, बेटा आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि 90 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, उसका 10% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 9 आ जाएगा। जब हम 90 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक आंसर आ गया 9। अब हमने 9 का 1/3 फाइंड आउट करना है। यस सर। बेटा दो तरीके मैंने आपको बताए, या तो 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर 9 को 3 पे डिवाइड कर लो, 3 जो आपको आसान लगे। आ रही है समझ, काम एक ही है। इसमें देखें ये 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 डिवाइडेड बाय 3 ही बन जाएगा। अच्छा 3 एक बार 3 और 3 बार 9, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। इसका आंसर भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बेटा 3। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर है 5 भी वही है, 4 भी वही है। क्वेश्चन नंबर सर 5 है, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। जी बेटा 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। 10% ऑफ 120 इज। अच्छा बेटा 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 क्या करेंगे, वही जुगाड़, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले फाइंड आउट करेंगे। इसका 10% हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कैसे, 120 को डिवाइड किया, 10 पे 10% निकालने के लिए आंसर आ गया जी 12। अब यहाँ तक हमारे पास आंसर है 12। अब 12 का हमने 1/3 फाइंड आउट करना है। 1/3 को क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 या फिर 12 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास बेटा 4। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर हैविंग 3 डेज। जी बेटा 30 डेज, 30 डेज। अच्छा जुगाड़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि याद करने का कि कौन से महीने 31 के हैं और कौन से महीने 30। एक बार सर लिख दें सर, देयर आर डैश मंथ इन हाँ अ बेटा, ईयर हैविंग देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। बेटा कोड आपको बताया था मैंने कि एक गाना समझ लें या एक शेर समझ लें या एक कविता जो इंडिया में कहते हैं ना हिंदी में, वो समझ लें। वो ये है कि 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ठीक है। ये ऐसे महीने हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं जिनके अंदर 30 दिन है। दोबारा सुने, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। अब सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, मतलब महीने के ऐसे साल के ऐसे 4 महीने हैं जिनमें 30 दिन है। फरवरी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वो सबसे छोटा है, ठीक है, सारे भाइयों में। अब उसके अंदर 28 या 29 दिन है, उसको भी बीच में से निकाल दें। अब वो पूछ रहा है कि अगर 31 वाले कितने दिन हैं, तो हमने 5 महीने ऐसे काउंट किए हैं जिनमें 31 से कम डेज, ठीक है ना, 5 महीने काउंट किए हैं। अब 12 में से 5 को निकालें तो 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 डेज है।
अगर वो पूछे 30 वाले कितने हैं तो हमने आपके सामने मैंने आपको 4 महीने गिनवाए हैं, वो ऐसे हैं जिनमें 30 डेज हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन घुमा भी सकता है, वो ये कह सकता है कि कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें लेस देन 30 हैं, तो एक है। कौन से ऐसे हैं जिनमें लेस देन 31 है, तो 5 है। कितने हैं? फरवरी भी उसमें इंक्लूड है लेस देन में। आ रही है समझ? तो 5 है। और अगर वो ये कह दे कि 30 वाले कितने हैं तो फिर आपके पास कितने हैं? 4 हैं। अभी मैंने आपके सामने लिखे 30 दिन सितंबर के, ये सितंबर, उसके बाद अप्रैल, ठीक है, और जून और नवंबर। अब वो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है, वो कहता है बताएं अगस्त के महीने में कितने दिन हैं। आपने बेटा इस कोड को याद करना है फौरन से। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, इसमें अगस्त नहीं आ रहा तो उसमें कितने दिन है? 31 दिन। ठीक है, उसके अलावा अगर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएं दिसंबर के महीने में कितने दिन है, फौरन से इसको काउंट करें, इसमें दिसंबर नहीं है, 31 डेज है। अगर वो पूछ लेता है नवंबर में, फौरन से इसको काउंट करें, इसमें नवंबर है, इसमें 30 डेज है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे या इनडायरेक्ट, जिस हिसाब से भी दे, ये कोड आपको बहुत काम आएगा बजाय आप उंगलियों को मसलने के। ठीक है, कुछ बच्चे उंगलियों पे गिनते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सर बड़ा कदीमी तरीका है। If a man write 5 papers in 5 minutes, then one man will write a paper. ये क्वेश्चन तूने समझना है। 1 minute। ये बेटा क्वेश्चन समझने वाला नहीं है, ये सोचने वाला है, थोड़ी सी कॉमन सेंस वाला है। अगर एक बंदा 5 मिनट में 5 पेपर लिख रहा है तो बताओ वो 1 मिनट में कितने पेपर लिख रहा है? 5। 5 बंदे सर। और 5 बंदे नहीं है, एक बंदा एक। ठीक है, वो 5 मिनट में 5 पेपर लिख रहा है। उसने एक पेपर कितने मिनट में लिखा है? 1 मिनट। ये इसका जवाब ये इसका जवाब है। आसान है सर, बस दिमाग। हाँ, तो तू इसको कैलकुलेशन की तरफ चला जाता है ना, कैलकुलेशन करते हैं वो भी। यही तो गलती है आपकी। कॉमन सेंस, पहले कॉमन सेंस यूज करें, ऑप्शन देखें, ठीक है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन की तरफ जाएं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन वाले बना के देता बगैर कैलकुलेशन किए कुछ, ठीक है, तो उनको आप माइंड में रखा करें। यही क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या आता है बेटा, बता दे जरा। 1 ही आता है ना? बस ठीक है, इसका आंसर 1 है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of 500 student, 360 are जी boys. बेटा, The रुकिए। percentage of बेटा वो कह रहा है टोटल हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 360 आर प्रेजेंट या मेल? boys sir. बॉयज, ठीक हो गया। 360 आर बॉयज। बताएं हमारे पास गर्ल्स की तादाद कितनी है? गर्ल्स की तादाद, और वो भी परसेंटेज बतानी है गर्ल्स। Yes sir, percentage. अब बेटा परसेंटेज तो हम तभी बताएंगे जब हमें गर्ल्स की तादाद पता चलेगी। पता चलेगा। तो वो सिंपल सी बात है कि हमारे पास टोटल 500 स्टूडेंट हैं। साहिब तवज्जो सुनिएगा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। टोटल 500 स्टूडेंट हैं, 500 में से अगर 360 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी? 140। कितनी? 140। 304 140 सर। 140। कैसे पता चला? सर 500 से 360 माइनस। जी बेटा, 500 में से आपने क्या किया? 360 को किया माइनस, तो हमें पता चल गया कि गर्ल्स की तादाद कितनी है बेटा? 140 है। अब 140 की हमने निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के 2 तरीके हैं, एक तो फार्मूले वाला तरीका है और एक ट्रिक वाला तरीका है जो मैंने आपको बताया हुआ। दोनों से आपको समझाऊंगा जो आपको आसान लगे। फार्मूला क्या है बेटा? 140 को डिवाइड करें टोटल नंबर पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 4 इधर शिफ्ट हुए 40 बन गया, और 5 कितने बार 40 होता है? 8 बार 40 होता है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 28%। ठीक हो गया। अब ये तो है फार्मूले का तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा? हमने ये देखना है कि जो हमारे पास 140 है ये 500 का कितने परसेंट बनता है? यही क्वेश्चन है ना हमारा। Yes sir. ठीक है, हमने 500 का 10% निकाला जी। 50। हमें पता चला 10% है 50। ठीक है, हमने 20% निकाला, कितना है जी? 100 है। 10 प्लस 10 मतलब 50 प्लस 50 कितना हो गया जी? 100 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? अगेन उसमें 50 प्लस किया तो मेरे पास क्या आंसर आया? 150, और वो कितने परसेंट है जी?
30%। अब मुझे पता चल गया कि 150 जो है वो 30% है और 140 जो है ना वो 30 से कम होना चाहिए। अब मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन कौन कौन से वो जरा बताएं सर। ऑप्शन है 40%, 36%, 28%, 25 अकेला जी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक है 28% और एक है 25, उसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है। 30 से 25 के बाद नहीं है सर, 25 के साथ परसेंटेज नहीं है, समझो ये है ही नहीं। अब मैंने आपको क्या जुगाड़ बताया था कि जो भी हमने आंसर निकालना है उसके साथ परसेंटेज का साइन होना जरूरी है। जरूरी अगर परसेंटेज का साइन नहीं है बेशक वो ठीक है, आपने नहीं ठीक करना उसको, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेशक गलत होता है, एक रूल है मैथ्स का और क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है, ठीक है, ये आपकी गलती नहीं है। सर, हमें आप मार्क्स उसको मिलेंगे? टोक सकते हैं, इसमें हमें मार्क्स मिलेंगे बेटा मार्क्स। ऐसा होता ही नहीं है कि वो परसेंटेज का साइन ना दे, ये तो उसने आपकी आसानी के लिए ऐसा किया हुआ है ना कि बच्चे अगर बगैर कैलकुलेटर के काउंट करते हैं तो उनको 28 और 25 में मिस्टेक होगी ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि 150 जो है ना वो कितने परसेंट बन रहा है, 30% बन रहा है। अगर 150 30% बन रहा है तो इसका मतलब है कि 140 30 से कम होना चाहिए। Yes, और sir. 30 से कम हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 28 है और एक 25 है, और अगर- 25 तो वैसे हो नहीं सकता क्योंकि उसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं है, तो 28 ही होगा। अगर सर इस ये तरह आपने- 26 आ जाए परसेंटेज तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं आपको बता दूं। जी सर। अब देखो हमारे पास 150 कितने परसेंट आया, 30%। 30%। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 1% फाइंड आउट करता हूँ 500 का। Yes, sir. कितना 1%, वो कितने आएगा मेरे पास, मैं इसको 100 पे डिवाइड करूंगा और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं से 30 में से ना 1% माइनस करता हूँ, मतलब 29% कितना बन रहा है, 145, ठीक है, और 28% कितना बन जाएगा 140, जब मैं अगेन माइनस करूंगा 5। Okay, sir. तो ये तरीका भी है, अगर वो इस तरह से भी कर देता है तो आप 1% में से माइनस करते जाएं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of x 2 plus 2 divided by 2 is equal to बेटा ऐसे है ना 2 की पावर x no sir और 2 plus 2 divided by 2 is अच्छा equal 2 to x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। yes sir। बेटा ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तो आसान है, आपको पता है इसका आंसर 3 है, ठीक है, लेकिन आज इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लें, बोर्ड मास का कानून क्या है और इसको क्या कैसे हमने सॉल्व करना है। बेटा यहाँ पे एक कोड लिखने लगा हूँ, ठीक है, ये एक कोड है, इसको जरा देखिएगा, बोर्ड मास। यहाँ पे मैं एक वैल्यू भी साथ में लिखने लगा हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखी है 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज हो गई है, ठीक है, उसके बाद फिर मैं करता हूँ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड 6 और इसके ऊपर मैं ये निशान डाल देता हूँ। ये ना इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट है, बोर्ड मास है। इसको हमने क्या करना है वो जरा देखिए बेटा। बोर्ड मास का कानून हमें ये बताता है कि अगर आपके पास इस तरह से डिफरेंट साइन हो और वो वैल्यू में ऐड हो तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना। बी साइन जो है वो इस चीज को शो करता है, ये जो हमारे पास बार है, बार किसको शो करता है, बार को शो करता है। मतलब ये है कि हमने सबसे पहले इस बार को सॉल्व करना। ये आपके रिलेटेड नहीं है फिलहाल, लेकिन बोर्ड मास का पूरा कानून समझाने लगे। जी सर। बार को रिलेटेड है, मतलब सबसे पहले हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओ जो है ओ हमारे पास क्या शो करता है, इन सारी ब्रैकेट्स को शो करता है। हमने ब्रैकेट्स को शो पहले सॉल्व करना, ठीक है। ब्रैकेट्स के बाद हमने दूसरी चीज किया। अच्छा, ये दोनों चीजें आपके रिलेटेड नहीं है, इनको आप काट दें। ये आपके पास, ये आपके रिलेटेड है, जिनको हमने देखना है। वो क्या है, वो कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट साइन हो ना आपस में इस तरह से, तो बेटा सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है डी से, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करनी है और एंड पे सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करना है। ये आपके रिलेटेड है। अभी जो सर ने भी क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, और मैंने भी 8 बताया, वो तो अलग बात है क्यों बताया, लेकिन सबसे पहले क्या है, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ये चीज आपके याद करनी, बीओ को छोड़ दें और ये डमैस याद कर लें, डी मास याद कर लें, ये ठीक है।
सर में से वो बी बार है क्या थी? बार क्वेश्चन में आती है वो ना, छठी सातवीं के क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर वो एक लाइन ड्रा कर देता है बार, ठीक है ना, उसको बार ही बोलते हैं और उसको सॉल्व किया सर वो जाता है। मैट्रिक में भी आ जाते हैं कभी। मैट्रिक में भी वो जनरल साइंस जिनकी हो ना उनमें आते हैं। अच्छा खैर देखें, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या करनी है, डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आता है मेरे पास, 1। ऐसी बात है, देख लें, 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 डिवाइडेड बाय 1। अब डिवाइड में 1 की वैल्यू बिल्कुल उनकी तरह है जैसे वो बैठे हुए, उनकी कोई वैल्यू नहीं क्लास, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे, सीधी सी बात है। तो इस तरह ये डिवाइड में 1 की भी यही वैल्यू है, मतलब ये हो या ना हो इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब हमारे पास इसका आंसर क्या है, 1 है। अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम इनको उठा देते हैं, क्या ख्याल है, मतलब ये है कि हम इनको हटा देते हैं यहाँ से 1 को, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी पीछे। जब हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लिया 1। अब 1 + 2 = 3, तो इसका आंसर है बेटा 3। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है सर, 1/3 of 1/10 of 120 अच्छा ये हो गया नहीं हुआ सर, वो 90 का था 1/3, Yes, ये sir. 120 का ये भी one। वैसे ये 3 आना है सर, 3 आंसर आएगा इसका। जी बेटा फरमाए, खैर है तू सुनता रहे बस। सर नेक्स्ट बोलूं, जी जी बोले नेक्स्ट। देयर आर 30 पैसेंजर इन अ बस। अच्छा 30 पैसेंजर्स हैं बस में, यही जी सर, 2 divided by 3 of them are men। 2 divided by 3 are men। सर then the percentage of women is अच्छा परसेंटेज ऑफ वुमेन इज। माया। जी बेटा देखे जरा, टोटल बस में मुसाफिर हैं 30, यस सर, ठीक है। 30 में से 2/3 जो है हमारे पास वो मर्द हैं। औरतों की परसेंटेज मालूम करनी बेटा, औरतों की परसेंटेज तो तभी निकलेगी ना जब हमें ये पता चलेगा कि औरतें हैं कितनी, सीधी सी बात है। तो औरतों की तादाद हमें तभी मालूम हो कि जब हमें ये पता चलेगा कि मर्द कितने हैं वहाँ पे, ताकि हम टोटल में से मर्दों की तादाद को माइनस कर दें, ठीक है। हम क्या करेंगे, टोटल बेटा हमारे पास 30 पैसेंजर हैं और उनमें से 2/3 जो है ना वो मेन हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल मर्द कितने हैं। ये तो एक तरीके का क्वेश्चन है ना। अगर जुगाड़ लगाना हो तो जुगाड़ ये है कि 2/3 का मतलब ये है कि 3 में से 2 हिस्से मर्द हैं। 2/3 टोटल 3 हिस्से हैं, 3 में से 2 हिस्से क्या हैं, मर्द हैं। अगर हम 30 के 3 हिस्से करें तो 10 के 3 हिस्से होंगे, और 10 में से 2 हिस्से मर्द हैं तो 20 मर्द हैं। ऐसी बात है ना। अगर ये जुगाड़ है, और अगर आपने तरीके के साथ सॉल्व करना है, 3 1 बार 3 और 3 10 बार 30, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 20। हमें पता चल गया कि वहां पे वमेन की तादाद कितनी है, सॉरी मैन की तादाद कितनी है, 20 है। अगर टोटल 30 पैसेंजर हैं तो 30 में से 20 हमारे पास अगर मर्द हैं तो औरतों की तादाद कितनी रह गई, 10 रह गई। अब यहाँ पे भी 2 जुगाड़ है परसेंटेज फाइंड आउट करने, ठीक है। देखें 10 का मतलब है ये टोटल का तीसरा हिस्सा है, ऐसी बात है। मतलब 10 का मतलब है टोटल 3 हिस्से हैं ना, 30, ये 30 का कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। मतलब ये है कि ये 1/3 है, टोटल 3 हिस्से हैं उनमें से ये एक हिस्सा है। अब 1/3 ऑफ 100 किसके इक्वल होता है, 33 के इक्वल होता है। हमने 100 में से परसेंटेज निकालनी है ना, 100 में से। देखें जरा दोबारा सुने, 1/3 तक समझ आ गई है। आप सिंपल क्या करें, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने परसेंटेज 100 में से निकालनी होती है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 33.3, मतलब 100 का तीसरा हिस्सा। तो 100 का तीसरा हिस्सा कितना बनता है, 90 का तीसरा हिस्सा 30 बनता है, और ऊपर वाले 10 का हिस्सा 3 का, ठीक है। तो 30 में से 33.333 इस तरह आता है हमारे पास। आ रही है समझ। तो एक तो ये जुगाड़ वाला तरीका, इंसानों वाला तरीका क्या है वो देखते हैं। जी फरमाएं। अच्छा इंसानों वाला तरीका ये है कि आपके पास
10 औरतों की तादाद आ गई, आपने इसको 30 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, घूम फिर के बेटा बात तो फिर वही बन गई 1/3 और 100। ओके सर, ये सही है। हाँ, बात तो वही है ना, लेकिन वो थोड़ा सा जुगाड़ था और ये इंसानों वाला तरीका है, और इंसानों वाला तरीका आर्मी में काम नहीं आता, सीधी सी बात है, वहाँ पे जुगाड़ ही कामयाब होते हैं। अच्छा, ये इसका भी आंसर वही आ गया, तो इसका आंसर है बेटा 33.34 हो या 33.33 हो, जो भी है वो आंसर लगा दें। सर ये इशारे के बाद भी वैल्यू चेंज कर सकता है वो बताता हूँ आपको, इशारे के बाद वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कर नहीं वो जरा सर, सीखें। वो तो हम कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी देगा क्वेश्चन में इस तरह नहीं, ऐसा नहीं होता 33 कि पॉइंट इशारिया समथिंग के के बाद फिर वो इशारिया चेंज कर दे। इतनी डीपली नहीं जाता। नहीं होता ना। वैसे राउंड ऑफ का सबको पता है कैसे Yes, करते sir. हैं? Yes, sir. वो तीसरी का सवाल है, वो तो मैं सोच रहा हूँ। आगे बोले, आता है? अली अच्छा, तुझे समझाऊंगा मैं। Ali bought a pen for Rs 30 and sold it for Rs। क्वेश्चन बोले आप। सर अली ने एक पेन लिया है 30 रुपए का और 40 रुपए का बेचा जी है। बेटा, अली ने एक पेन लिया है और उसकी कीमत खरीद है 30 रुपए और उसने सोल्ड किया है, बेचा कितने का है बेटा? 40 रुपए का सर। 40 रुपए का बेचा है और उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, बात वही है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी सेम है। ठीक है, ये भी आपको बता दो, जुगाड़ वाले हैं, ये दोनों आते भी एक दूसरे के साथ हैं और दोनों का आंसर 33.34 है, और जो मैं टेस्ट लेता हूँ उनमें भी ये साथ आते हैं। और आपका टाइम बचाने के लिए बता दूं, इन दोनों का आंसर भी 33.4 है। अब ये तो था जुगाड़ यस सर। आर्मी वाला, अब इंसानों के बच्चों वाला तरीका देखते हैं कि क्या है। वो तो देखा है सर अभी। अभी दोबारा समझाता हूँ इसमें क्या है। देखिए जरा बेटा, हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया। यस सर। ठीक है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज तो हम तभी फाइंड आउट करेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि उसको प्रॉफिट हो कितना रहा है। एक पेन वो 40 रुपए का ले रहा है और 30 रुपए में सेल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना, 30 का मिक्सचर हो। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम प्रॉफिट देखेंगे कि अगर वो 40 रुपए की बेच रहा है और उसने 30 की खरीदी है, मतलब उसको 10 रुपया प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो है आसान क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आए कि हमें ना समझ लग रही है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उसका फार्मूला क्या है बेटा? प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि वो प्राइस जिसमें उसने सेल किया है ना, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है वो प्राइस जिसमें उसने क्या किया था, खरीदा था, बाय किया था। आ रही है समझ? कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद, ये हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है। अब कीमत फरोख्त उसकी है 40 रुपए और उसने खरीदी है 30 रुपए की, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है जी? 10। अब 10 रुपए उसको हो गया जी मुनाफा। ठीक है, अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला याद कर लें। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, नफा फीसद उर्दू में, कि उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, उसका फार्मूला बेटा ये है, ये परसेंटेज बेटा प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कीमत खरीद, जिसमें वो कीमत, जिस कीमत से वो खरीद कर रहा है ना वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। उर्दू में लिख लें बेटा, नफा डिवाइडेड बाय कीमत खरीद तकसीम बाय सर, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब नफा और कीमत खरीद और 100। अब नफा उसको कितना हुआ है मेरा पुत्र? 10 रुपए। 10 रुपए सर। कीमत खरीद उसकी कितनी है? 30 रुपए। और 100 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 100 आंसर आ गया और 100 को 3 पे डिवाइड किया, तो वो जुगाड़ जो आपने थोड़ी देर बहुत पहले लगा लिया था कि 33.34 इसका आंसर है। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Point out the difference from the following: जी angel, rectangle, square and hexagon। बेटा ये क्वेश्चन सुनो, बारी बारी ना मैं सबको डिस्कस करता हूँ ये, और फिर आप लोगों ने बताना। ये बेटा पॉइंट ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम का मतलब ये होता है कि ये आपके पास ना 5 या 4 ऑप्शन या 6 ऑप्शन देगा, उनमें से ना बाकी सारे आपस में भाई होंगे, एक उनका कजन होगा। आपने जो कजन है ना, पितरेर मसेर मलवेर जो भी है, उसको उठा के बाहर निकाल देना। भाइयों को जुदा नहीं करना, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ। वो इत्तेफाक में बरकत किसान वाली कहानी बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ ली थी। अब बेटा ये इनका जुगाड़ मैं आपको बता दूं, आर्मी वाला जुगाड़ क्या है बेटा? जुगाड़ ये है
कि जिस ऑप्शन का आपको मतलब नहीं ना आता वो ऑप्शन ठीक नहीं है, वो ऑप्शन ठीक नहीं है, उसको कभी ठीक नहीं करना। जिनके मतलब आते हैं ना उनको आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। अब फर्ज कर लें 2-3 के आपको मतलब आते हैं, 3 के, उनमें से 2 आपस में सेम है और एक उनमें से डिफरेंट है, तो जो उनमें से डिफरेंट होगा उसको आपने बाहर निकालना। अभी आपके पास ये अप्लाई होगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए जरा। अभी मैं ना पहला ऑप्शन है आपके पास एंगल, एंगल का बेटा ये साइन है, ये यस सर, ये कुछ भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है एंगल हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है? एंगल के बाद है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का हमारे पास ये शेप होती है मुस्ततील, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोन, हेक्सागोन बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिन्होंने एफएससी मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ा है उनको पता है कि व्हाट इज बेंजीन। देखिए जरा, ये ऐसे ऐसे लाइनों वाला, ऐसे छह ऐसे कोनों वाला। और ऐसे, ये हमारे पास 6 कोनों वाली एक स्ट्रक्चर होती है, बेंजीन इसको बोलते हैं। यस सर, इसको हेक्सा बोलते हैं 6 को, 6 ठीक है। गोन बोलते हैं, गोनल मतलब होते हैं ये कोने, Corners. कॉर्नर। हेक्सागोनल का मतलब ये है कि 6 कोनों वाली स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास 6 कोनों वाली स्ट्रक्चर है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? स्क्वायर सर, स्क्वायर है। स्क्वायर का आपको पता है बेटा मुरब्बा, इसके चारों बराबर होते हैं, इधर साइड्स बराबर होती हैं। अब ये मैंने आपके सामने सारी स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तो मैंने इसका छोटा भाई बनाया ना, इसको छोटा। ये ऑप्शन है आप में से। अब बेटा देखें तो इन सब में ये सारी स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज है, एक यही ओपन है। वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है कि इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, लग रहा है ना, क्योंकि बाकी सारी हमारे पास क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर है, बंद है। ये एक ओपन है, इसने इतना बड़ा मुंह खोला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? हम बाहर निकाल देंगे और ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये इन सब में से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फुटबॉल। सर इसको छोड़े, नेक्स्ट करें, ये समझाऊंगा बाद। अच्छा सर, यही छोड़ दूं ये वाले या ये बताऊं आगे? नहीं, ये बताएं, इससे अगले वाला बताएं, सिर्फ ये क्वेश्चन छोड़ो। अच्छा, इसके बाद है पॉइंट आउट द डिफरेंट फॉलोइंग सर, वीट, हे, राइस एंड हाँ जी बेटा, बार्ली। ये देखें जरा, एक है हमारे पास वीट, उसके बाद दूसरा है जी हे, तीसरा है जी राइस, चौथा है जी बार्ली। अच्छा, अब यही ऑप्शन है। यस। अब इनमें से ना हमने डिफरेंट को बाहर निकाल दिया। बेटा वीट बोलते हैं गंदम को, ये आपको पता है, और राइस बोलते हैं चावल को, ये आपको पता है। ये बीज वाली क्या बलाएं है ये नहीं पता। मैं समझाता हूँ ना आपको, सब्र करें। ये नहीं पता, ऐसी बात है। अब मुश्किल में पड़ गए कि हम इन दोनों से कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब देखिए बेटा, गंदम आ गया, हमें पता चल गया। उसके बाद अगली बात सुने बेटा, हे बोलते हैं जब आप लोग, चूंकि जिनका देहात से ताल्लुक है वो तो इसको अच्छी तरह समझेंगे। जब चावल की फसल पक जाती है ना, हम हार्वेस्टर लगाते हैं। हार्वेस्टर के दौरान जो पीछे भूसा सा निकल रहा होता है ना, उसको बोलते हैं हे। है वो भी चावल का ही घास है। क्या है वो? तूड़ी तो और चीज बन जाती है, ठीक है। उसको पराली बोल रहे हैं आप, इस तरह कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो हमारे पास हे है, लेकिन वो राइस का ही घास है। रिलेशन किसके साथ है? उसका चावल के साथ ही है। इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कह लें? चावल ही कह लें। अब आ जाते हैं राइस, चावल का छिलका, डायरेक्ट चावल आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्ले बोलते हैं बेटा जौ को। सर ये चावल दो बार नहीं आए। दोनों का मतलब चावल ही है ना। अब टाइप्स हैं ये चावल के, अब इसमें क्या है? जौ। बेटा जौ हमारे पास जब हम धान की या चावल की फसल काश्त करते हैं ना, बाकी सब जो पौधे होते हैं ना उनका कद तो सेम होता है। उनमें ना एक जौ होता है, ऐसा पौधा होता है वो भी चावल की तरह है। उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है और वो उन सब में थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होता है पौधा। अगर अल्लाह ने आपको कभी मौका दिया तो आप देखिएगा चावल की फसल जब वो पक के तैयार होती है ना, तो उनमें जौ के जो पौधे होते हैं ना वो थोड़े बड़े नजर आ रहे होते हैं। लेकिन उनकी क्या खासियत है? एक तो उनका चावल का होते चावल ही है वो, लेकिन उनका साइज थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और वो दलिया वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। आ रही है समझ? अब वो भी हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट चावल ही है ना, उसको भी हम क्या लिखेंगे? चावल ही लिखेंगे। अच्छा, अब बाकी सारे हमारे पास सेम आ रहे हैं और एक हमारे पास गंदम अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया जी? गंदम। नहीं, इसका वीट ही है।
ये काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर होते हैं। ये तो अब मैंने आपको जी बता सर, ये दिया, टोटल चावल हो गया, गंदम, ये तो सारी गंदम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चावल से मिल रहे हैं। अब चावल और गंदम में जमीन आसमान का फर्क है। देख लें आप गंदम में अक्सर बच्चे मुझसे इस बात पे लड़ते भी हैं कि नहीं सर इसका है, हमने तो आज तक है ही पढ़ा है, लेकिन इसके चावल। खैर नेक्स्ट गंदम है। सर आपको बात बैडमिंटन ये हो गया सर। नेक्स्ट है उसमें ऑप्शन है मंकी, एप, जी जी बेटा, मंकी, चिंपैंजी, पांडा। ये जरा सुनिए, पैंडर, बाबा, मंकी है, एप है, चैंपैंजी का स्पेलिंग क्या है? CHIMPANZ। अच्छा चैंपैंजी हो गया, बैबून हो गया, उसके बाद पैंडा हो गया। ये सर वो एक ही फैमिली और ये अलग। अच्छा बेटा ये देखे जरा, सर बून नहीं है, बाबून भी है सर, वो भी बंदर ही है, फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं। ये आ गया। ये भी है बैबून उधर है। जी जी। अच्छा बेटा सुने, मंकी बोलते हैं बंदर को, ठीक है, सर इसका एप बोलते हैं बंदर को, चैंपैंजी बोलते हैं बंदर को, बैबून बोलते हैं बंदर को। ये सारे ही बंदर हैं बेटा। ये सारे हमारे पास फैमिली है, एक ही यूं समझ ले फैमिली है। इसमें ये सारे का मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे पास मंकी ही बन रहा है, ठीक है। इनमें से ये पैंडा इनसे डिफरेंट है, तो ये इनका कजन हुआ, ठीक है। बाकी सारे क्या है आपस में भाई है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाइयों को जुदा नहीं करना और कजन को अलग कर देना है। तो कजन हमारे पास इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है? पैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट के ऑप्शन है यूरो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। जी बेटा, यूरो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सारा देखें तो बाकी सारे हमारे पास सब कंटिनेंट के नाम दिए हुए हैं, बड़े आजम है। एक हमारे पास यूरो है, दैट इज करेंसी। किसकी करेंसी है पता है? उसकी है इटली का, इटली का, इटली का सर। इटली का पहले वो दूसरा था, फिर चेंज हो गया इटली का। हीरो में चेंज हो गया, आपने किया? नो सर, उन्होंने चेंज किया मैंने। बेटा यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अंदर ना छोटी छोटी रियासतों ने मिलके ना एक यूनियन बनाई हुई है। 28 कंट्री उसमें शामिल है, छोटी रियासतें हैं। उन सब की जो करेंसी है ना वो यूरो है। यूरोप से यूरो आ रही है समझ? यूरोपियन यूनियन इसका नाम है। उसमें कितने कंट्री हैं? जनरल नॉलेज 28 कंट्रीज हैं और वो छोटी छोटी रियासतें जजीरे मिले हुए हैं और उन सब ने आपस में एक यूनियन बनाई हुई है। उनको एक ही कंट्री कंसीडर किया जाता है। हालांकि उन सब का निज़ाम अदल, सब कुछ अदालतों का निज़ाम, लेन देन अलग अलग है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो एक छोटी रियासत अलग सर्वाइव नहीं कर सकती, उन दोनों को आपस में मतलब तबादले करने पड़ते हैं, चीज़ों का लेन देन करना पड़ता है। तो इस वजह से उन सब की जो करेंसी है वो एक ही राइज की हुई उन्होंने, और वो हमारे पास क्या है? यूरो है। उसका ये करेक्ट आंसर है, यूरोपियन यूनियन की ये करेंसी है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट वही है, फोर्थ डे, और वो एक अलग है, वो बोलूं? हाँ अलग 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 बदल। अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा बेटा ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जरा सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जिधर भी बैठे हो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने यही कंसीडर करना है कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ, ठीक है, बैक साउथ की तरफ, और बैक साउथ की तरफ। अच्छा अब वो क्या कहता है? वो एक आदमी है, उसने मूवमेंट स्टार्ट किया है, कहाँ से किधर मूवमेंट स्टार्ट किया? पढ़ो बेटा। सर उसने मूवमेंट स्टार्ट किया 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अच्छा वो कह रहा है अब मैंने ये कंसीडर कर लिया कि मेरे इस तरफ नॉर्थ है और उसने इधर मूवमेंट स्टार्ट किया है, और वो कितनी है जी? 3 किलोमीटर है। आगे बोलो। देन ही टर्न लेफ्ट एंड अब बेटा सबर, अब अगर आप ये कंसीडर करें कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, जो आप नॉर्थ समझते हैं, जो आपके माइंड में है। अब अगर नॉर्थ की तरफ आपका मुंह हो और आपको लेफ्ट साइड पे मुड़ने के लिए कहा जाए, तो आपके लेफ्ट साइड पे क्या चीज है? आ रही है समझ? नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे क्या होगा? वेस्ट। सीधी सी बात है, मैं आपके सामने डायरेक्शन ड्रा कर देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, और नॉर्थ की लेफ्ट साइड पे क्या है? वेस्ट है। अब इसका मतलब ये है कि वो वेस्ट की तरफ मुड़ गया है। अब वो किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। आगे बोले सर उसके बाद 10 किलोमीटर चला है, फिर टर्न हुआ राइट। अच्छा 10 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट हो गया। बेटा आपने ये नहीं कंसीडर, बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? हमेशा वेस्ट से ही मतलब नॉर्थ की तरफ ही कंसीडर करके ना लेफ्ट राइट घुमाते हैं उसको। ये गलती नहीं करनी। अब बेटा आपका मुंह शरीफ जो है वो वेस्ट की तरफ है, मगरिब की तरफ है। आप ये सोचें कि एक बंदे का मुंह मगरिब की तरफ हो, इस साइड पे हो, ठीक है, तो उसके राइट साइड पे, राइट साइड कह रहा है, Yes, sir, right. राइट साइड पे क्या बन रहा है? दोबारा नॉर्थ बन रहा है।
तो वो दोबारा किधर चला गया जी, नॉर्थ की तरफ चला गया। आगे बोलो। Then the present direction will be north. नॉर्थ, उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन नॉर्थ है। सर ये डायरेक्शन चली होगी, उसमें डिस्टेंस का बता। जी बेटा, डिस्टेंस सुने, नहीं समझ सर। डिस्टेंस समझाता हूँ। जो आपको कंफ्यूज कर रहा है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, वो भी समझाता हूँ। सर इसी में कुछ डाल दे, आई थिंक। नहीं मैं कर रहा हूँ। सर ये सेकंड वही है। तो मैं ये कर लेता हूँ 500 मीटर, यस सर। ठीक है। अब बेटा वो ये कहता है कि बताएं उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब 2 यूनिट हमारे पास किलोमीटर में है और 1 मीटर में है। आसानी के लिए क्या करें, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। ऑप्शन को देख के, ऑप्शन किस में दिए हुए, अक्सर वो ऑप्शन मीटर में ही देता है, ठीक है। अच्छा, अगर मीटर में वो ऑप्शन दे रहा है तो सुने जरा, ये 3 किलोमीटर का मतलब ये है कि ये 3000 मीटर है, ठीक है। इसमें हमने प्लस किया 10 किलोमीटर का मतलब ये क्या है, 10,000 मीटर है। और उसमें हमने क्या करना है, 500 को प्लस करना है। टोटल कर लें 13,000 और 13,500 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन आपको खटक रहा है वो आपको मैं समझाता हूँ। यस सर, वो है जी नहीं बैठ रहा था। 13,500। अब वो क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा जरा। वापस तो नहीं आता है बेटा क्वेश्चन ये है, वो ना डायरेक्शन में ना, याद है आपको वो क्वेश्चन लिखा हुआ, बोलो जरा। उसमें क्या कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है ना। हाँ सर, ये वो वाला पूछ रहा है जिसमें वो टोटल वो बताता है 900 किलोमीटर 9,000 मीटर। 9,000। ठीक नहीं है, सर, वो तो हो और ये जाएगा। एक और एक क्वेश्चन और होता है। क्वेश्चन है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस पूछता है। नहीं सर, इस तरह नहीं। वो एक जा रहा होता है नॉर्थ की तरफ, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर कहता है कि नॉर्थ में जाने के लिए कितना सफर बचा सर। है। ये नहीं जो भी है, लेकिन जिस तरह आपने ये मेथड बताया है ना, इस मेथड से वो आंसर नहीं आ रहा था उसका। मैं समझाता हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। वो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, उसमें पता है क्या करता है वो कहता है कि एक आदमी ने ना अपनी मूवमेंट स्टार्ट की है जी नॉर्थ की तरफ, यस सर। ठीक है, और वो चला है जी 3 किलोमीटर। यहाँ से वो कहता है वो राइट टर्न हुआ है और उसने डिस्टेंस तय किया है 10 नहीं 8 किलोमीटर कर ले। आ रही है समझ? 8 किलोमीटर के बाद वो कहता है वो दोबारा राइट हुआ है और यहाँ पे उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। आ रही है समझ? और उसके बाद वो अगेन इधर चला गया है और उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। अब वो कह रहा है कि जहां से उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी उस पॉइंट से लेकर जहां पे अब वो खड़ा है, इनके बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बताएं मुझे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये आ गया ना, बताएं कि इनके बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। अब बात सुने मेरी, अब बात ये है कि अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास ना एक क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। अब बेटा रेक्टेंगल की एक बात सुन लें, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल होती है। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये मेरे पास 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगी, ठीक है। अब उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 8 किलोमीटर है, जो ऊपर उसने हमें बताया हुआ है, तो नीचे भी कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। जो हमें नहीं पता तो मैंने खुद कंसीडर कर लिया ये 8 किलोमीटर है, बिकॉज ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 8 किलोमीटर आ गया, 8 में मैंने 5 को इंटर किया, तो ये उसका मिनिमम डिस्टेंस है और उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन ईस्ट है। ये वैल्यूज चेंज है, इसका आंसर आता है 15 मीटर और ईस्ट इसकी डायरेक्शन आती है, आई थिंक सो। तो ये वैल्यू चेंज मैंने की है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। आप उस डायरेक्शन को ड्रा कीजिएगा, ड्रा करने के बाद आपने देखना है कि वो इसी तरह से डायग्राम आपके पास बनेगी और उसमें ये कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो जरा सुन लें। उसमें वो कहता है एक आदमी है, ठीक है, उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट किया नॉर्थ की तरफ। यस सर। अब नॉर्थ से वो कहाँ गया है जी, वो राइट मुड़ गया, ठीक है। अब राइट मुड़ने के बाद वो यहाँ पे रुका हुआ है। अब बताएं जहां से उसने पोजीशन स्टार्ट की थी, ये हमारे पास कंसीडर कर लें 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। वो कहता है कि इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बताएं। यस सर। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस ये है मेरा बेटा। आ रही है समझ? अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पे देख लें इस तरह से, क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं अगर थोड़ा सा सीधा करूं तो ये मेरे पास इस तरह से शेप बनेगी, इस तरह से।
ऐसे आ रही है समझ। अब इसको क्या आपने वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, मसला फिसागोरस जिसको उर्दू में बोलते हैं, क्या है उसमें। अब उसने हमें इसकी बेस दी हुई है, बेस मेरे पास कितनी है 3 किलोमीटर है, इसका परपेंडिकुलर मुझे मालूम है वो कितना है जी 5 किलोमीटर, मुझे इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। यस सर। ठीक है। अच्छा अब इसका फार्मूला जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस जो भी कर लें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर, यस सर, ठीक है, प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर। अब ये कितना आंसर आ गया इसका 25 और ये कितना है जी 9, क्या आंसर आ गया 33 या 4 आता है जी 34 हमारे पास क्या है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर है। अब आपने स्क्वायर को खत्म करना है, ठीक है, वो जो वैल्यू वहां पे देता है ना उसमें एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो पता है किस तरह से होती है, वो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है जी 25 पूरा आता है, ठीक है। अब बेटा इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है। ये आपकी पीएमए की तारीख के 2 मुश्किल क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो आज तक मुश्किल आए आते हैं सर। ये पीएमए की तारीख के जो आज तक सिर्फ 2 मरतबा ही आए बस, इसके अलावा आते वो ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये 2 मुश्किल क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताए, एक ये वाला और एक वो वाला। बेटा जब भी वो आपको बताएगा ना वो एक प्रॉपर डायग्राम बना रहा होगा। अब देखें अगर वो एक स्क्वायर बना रहा है ना तो अब वो ये कहता है इस तरह से कहता है कि वो 3 किलोमीटर इधर गया है, फिर वो इधर मुड़ा है, इसने इधर भी 3 किलोमीटर किया है, फिर वो इधर गया है, इधर भी 3 किलोमीटर गया है। अब बेटा देखें तो अब वो कहता है कि उसका मिनिमम डिस्टेंस बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखें बेटा हमें पता है 3 किलोमीटर इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो ये भी मेरे पास कितना होगा उसका 3 किलोमीटर होगा, सिंपल। तो बेटा जब भी वो बनाएगा ना एक प्रॉपर डायग्राम बनाएगा, या स्क्वायर बनाएगा या ट्राइंगल बनाएगा या रेक्टेंगल बनाएगा, जो भी बनाएगा ना एक प्रॉपर डायग्राम के साथ जब वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अदरवाइज वो क्या करता है सिंपल प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपने कुछ में वो किलोमीटर में दे देगा, कुछ में वो मीटर में दे देगा, तो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये मीटर किलोमीटर क्या चक्कर है, ठीक है। आपने ऑप्शन देखनी, अगर ऑप्शन किलोमीटर में है तो आपने मीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, और अगर ऑप्शन आपके पास मीटर में है तो आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उनमें प्लस करते जाना है, और प्लस करने के बाद आपने एक इसमें 2 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। एक जो ये मैंने आपको बताया इसमें ना एक आंसर आता है 9000 मीटर, वो पक्का आता है 9000 मीटर वाला। उसमें बेटा उसने क्या किया हुआ है 2 मीटर में दिए हुए हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में दिया हुआ है। एक उसने मेरे ख्याल में 6000 दिया हुआ है, 7000 है, ठीक है, एक 1200 है और एक 800 है, तो इसका टोटल हमारे पास 9000। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन वाले इनके ऑप्शन जरूर देखा करें। बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो क्वेश्चन देखेंगे ना तो वो क्या करेंगे पहले उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने लग जाएंगे, जब एंड पे ऑप्शन पे जाएंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार ये तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, टाइम वेस्ट हो गया। अब दोबारा आप क्या करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और वो चाहता ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो। आ रही है समझ? तो पहले ऑप्शन, ये ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं कि उनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ऑप्शन देखने के बाद। क्वेश्चन देखें फौरन ऑप्शन की तरफ जाएं, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दूसरी बात क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर पहले 15 से 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस तरह से सॉल्व करना है फिर सॉल्व करें, अदरवाइज नहीं, उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए बेटा? 20 हो गए, 22 हो गए। चलें आज के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, एक और होना चाहिए, बस करो बस, एक और चलें बस सर, बस चलें, बस करते हैं फिलहाल। अभी मैं लिखने लगा हूँ। ये आज हमारे पास क्वेश्चन डिस्कस हुए 1 से 22। बेटा ये वर्बल की 90 की फाइल मैंने आपको लाजमी करवानी है, और दूसरी आपने करनी है, वो मेरे पास एक है। अगर ये 2 फाइलें आप कर लें तो कोई बच्चा भी कोई भी चैलेंज के साथ इंटेलिजेंस में फेल नहीं हो सकता इंशाल्लाह। फेल के अलावा बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। लास्ट में बेटा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ कामयाबी की कुंजी है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है नाकाम नहीं हो सकता। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ तो करने हैं। फिर हम ये भी देखते हैं लोग सदका खैरात बहुत दे रहे होते हैं। क्या देते हैं? सदका, ज़कात नहीं देते। ज़कात तो फ़र्ज़ है ना, बजाय सदका खैरात का ज़कात जो पहले फ़र्ज़ है वो तो दो। जो आपकी ज़कात फ़र्ज़ है वो दें पहले। 1 लाख अगर पैसा बच गया आपके पास, आमदन साल गुजर गया है, तो आप 2.5% ज़कात देनी है। 2,500 रुपये निकालने में पहले ज़कात दें, बाद में सदका खैरात दें। और अभी आपको सबको मालूम है जैसा कि सैलाब की कंडीशन, सिंध पूरा डूब गया, हमारा बलूचिस्तान डूब गया है, GB गिलगित बल्तिस्तान डूब चुके हैं, चरसदा डूब गया है, नौशहरा डूबा हुआ है। मैं ख़ुद गया हूँ, विज़िट किया मैंने। एक तो हम दुआ गो हैं इन सब के लिए, हम हमारे भाई हैं, हम खुद ही हैं। और फिर रिक्वेस्ट ये है सबसे, जितने भी सुनते हैं, खुद जा के मदद करें। वजह आप किसी को पैसे दे रहे हैं, पैसों की ज़रूरत नहीं है उनको। इस टाइम उनको कपड़ों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। खाली बोतलें ले रहे हैं PF वाले, एयरफोर्स वाले, बेस कमांडर पेशावर, उन्होंने खाली बोतलें ली हैं। कपड़े पुराने अगर आपके पास हैं वो आप दें, पर पानी खाली बोतलें वो कहने दे दें। काफ़ी कल तो उन्होंने किए, जमा किए हैं। तो इसके अलावा आप फ़ौजियों को दें, एयरफोर्स वालों को दें, नेवी को दें, जो अथेंटिक हैं। बजाय पैसे आप किसी को दें, जगह जगह आप मांगने वाले उठ खड़े हुए हैं। उनको देने के बजाय असल लोगों को दें जो वहाँ तक पहुँचाएँ आपका माल। कपड़ों की ज़रूरत है उन्हें, खुराक की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, मेडिसिन की। तो हालात बहुत ख़राब हैं। अटक पुल कितना ऊंचा है, आगे सामने पानी उसको टच कर रहा था। कितना बुलंद है अटक पुल, 200 फुट की बुलंदी पे है वो। इतना पानी स्पेलवे खोले वहाँ से, तरबेला से एक्स्ट्रा जो स्पेलवे खोलते हैं जब ऐसे हालात, नागानी आफत आती है, पानी ज़्यादा जमा होता है, तो वो अटक का पुल बिल्कुल यहाँ नहीं, उसको टच कर रहा है पानी। चरसदा की हालत बहुत ख़राब है, खुद भी विजिट की है मैंने। लोग मोटरवे के ऊपर हैं, वीडियो मैं अपलोड करूँगा, दूसरे चैनल में देख लीजिएगा। खैमे लगाए हैं लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़कात देते हैं, खैरात निकालते हैं, सबसे ज़्यादा। हमें हमेशा पार्ट देखनी चाहिए पिक्चर अपनी। सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़कात और खैरात देने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ा लंगर एक पाकिस्तानी का चल रहा है, मियाँ साहब का, जिनकी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, वो डिप्टी रजिस्ट्रार मैंने काम किए, टफ वाली, वो मदीना यूनिवर्सिटी के नाम से है। सबसे बड़ा लंगर उनका चल रहा है, मियाँ साहब का। लंगर तो अल्लाह का ही है ना, ज़रिया पाकिस्तानी बना हुए हैं। तो अल्लाह ने तौफीक दी है तो पाकिस्तानी ज़रिए बना हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुद जाके मदद करें। एक्स्ट्रा कपड़े हैं आपके पास, अच्छे दें, अल्लाह की राह में अच्छे दें। कोई नहीं पता कि हालात कैसे हैं, सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं। खैरपुर नाथन है कि क्या, खैरपुर नाथन है क्या, खैरपुर पोस्ट हैं, डूब चुके हैं पूरा। हालात बहुत ख़राब। वहाँ से मुझे फ़ोन आए, कॉल्स हैं स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स की। तो वहाँ हालात ख़राब। सिंध समझे हमारा तकरीबन डूब चुके हैं। सक्खर के आसपास देहात डूबी हुई हैं, पनुआकल गोट की सारे इलाके हमारे डूब चुके हैं। हज़ारों का नुकसान है, हज़ारों लोग फौत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो हमें चाहिए कि इस मौके पे फिर हम सामने आएँ, खुद जा के मदद करें। अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी, जगह लोग चंदा जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो आप जहाँ दिल मानते हैं ना, आप वहाँ दें। जो ऑथेंटिक बंदे जो दिल मानते हैं वाकई वहाँ तक पहुँचाते हैं। ऐसी बात नहीं है, पार्ट सोचना चाहिए, नहीं तो खुद जाएँ। बेहतर तो ये है कि आप खुद निकलें, खुद जाएँ। ठीक है, इतना दूर नहीं है, ये चरसदा दूर नहीं है यहाँ से। ठीक है, वहाँ जाके खुद आप मदद करें। ज़िले में लोग गए थे, आपको पता है, जब हालात ख़राब थे। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जो आफत आई है, आजमाइश आई हुई हम पे, तो अल्लाह ताला थोड़ा टेस्ट करते हैं हमें। ये टेस्टर हैं अल्लाह की तरफ से कि हम सुधर जाएँ, ठीक हो जाएँ। अभी भी वक्त है। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें, अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए, तौबा इस्तग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए। कसरत से तौबा करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह भी माफ़ होते हैं, रहमत भी नाज़िल होती है। तो नमाज भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है,
मेहनत कर रहे हो, कोई शक नहीं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, उनके पीछे दुआएं होती हैं, उनके पीछे उनकी नीयत साफ़ होती है, दिल और दिमाग को पाक रखना है, कोऑपरेटिव होना, नीयत ख़राब नहीं रखनी बच्चे। अक्सरियत है बदकिस्मती, मुझे एक्सपीरियंस बड़ा है यहाँ पे लोगों के साथ, वास्ता पब्लिक डीलिंग है, बहुत सोशल ताल्लुकात हैं। अफसोस ये अलमिया ये कि लोगों की नीयतें ख़राब हैं, नीयत में फतूर है, नीयत ख़राब है कहीं ना कहीं, हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है। आगे निकलते हैं, खुद निकलेंगे कोनियाँ मार के निकलेंगे, दूसरों को रगड़ देनी, ऐसा नहीं करना, दूसरों को लेके चलना, दूसरे की कामयाबी के साथ चलना है, दूसरे को कामयाब करना है हमने, दूसरे को कामयाब करेंगे तो अल्लाह आपको कामयाब फरमाएगा। अगर एक बंदा पीछे रह गया तो उसको हम साथ मिला के चलना है हमने, ठीक है। हमारा किसी का कंपटीशन नहीं, हमारा अपनी ज़ात के साथ कंपटीशन है, मेहनत करनी है और नीयत साफ़ रखनी है, दूसरे को कोऑपरेशन। ISB में भी आप जाएंगे, नीयत साफ़ होगी, कोऑपरेशन करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी आएगी। और खुदा न खास सिलेक्ट नहीं भी होते फिर भी कामयाब होंगे, और उसमें भी आजमाइश हो या बेहतरी हो, होती बेहतरी है अल्लाह की तरफ से, हमें नहीं समझ आती, होती बेहतरी अल्लाह के राज हमें पता नहीं होते, लेकिन करनी जैसे गर्दन काट जाए, झूठ नहीं बोलना, गर्दन काट जाए, बेईमानी धोखा नहीं करना, हराम नहीं खाना, हराम को लुकमा जाएगा 40 दिन बाद कबूल नहीं है, 40 दिन बाद ही कबूल नहीं है। तो अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का डर हमेशा, अल्लाह के डर को मद्देनज़र रखें। अगर अल्लाह का डर हमारे सीने में है तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया का डर नहीं होगा, दुनिया में नहीं डरा सकती। अल्लाह का खौफ जो तकवा कहते हैं ना सही मानों में, तो तकवा मुत्तकी होना चाहिए, अल्लाह के करीब ज़्यादा वही मुत्तकी है, तकवा वाला है। ये नहीं देखा जाए कि इसका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, ना रंग नस्ल देखी जाती है। कलमा है बुनियाद, मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद कलमा तैयबा है, ना रंग नस्ल है ना ज़बान है, ठीक है। मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद क्या है? कलमा है। फिर अल्लाह की कुर्बत की बुनियाद क्या है? मेन जो है खुसूसियत वो तकवा है, अल्लाह के ज़्यादा वो करीब वो शख्स मुत्तकी शख्स हो। तो हमें अल्लाह का डर, हमेशा अल्लाह वालों से प्यार करना चाहिए, उनकी कुर्बत इख्तियार, पाकीज़गी के करीब रहेंगे, दिल पाकीज़ा होगा, वैसे हलावत सी रहती है, दिल खुशी खुशी रहती है। बंदा वज़ू में हो ना, दिल वैसे खुश रहते हैं, वज़ू नहीं होगा दिल वैसे परेशान रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए वज़ू में रहें, दुरूद शरीफ पढ़ें हर टाइम, ठीक है। ज़िंदगी ये मुख्तसर सी लाइफ है हमारी, कुछ पता नहीं कि सांस की डोरी किस टाइम टूट जाएगी, हम दुनिया से चले। अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, कोऑपरेशन करनी है, नीयत साफ़ रखनी है, दूसरे को कुर्बानी देनी है, तब कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। लास्ट में फिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रदिही बियदि कुल्ली मालूम लक।